हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षक, सहायक शिक्षक, सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके आपके लिए लाया है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से हम आपको समझाएंगे, आप उसको समझते चलिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या दिया है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या फिर इन सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए आवश्यक है, ये हमें बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि बच्चों की कमियों को जानकर उसका उपचार करना, ठीक है, बच्चों की कमियों को जानकर उसका उपचार करना। तो देखिए अब आपका ऑप्शन में क्या दिया है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों को का हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। उसके साथ ही देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, पिछड़े बच्चों के लिए, जो बच्चा पिछड़ा हुआ है हम उसका भी उपचारात्मक उपचार करेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने में अच्छा है, जो प्रतिभाशाली है, उन बच्चों के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए, अगर आप शिक्षक बन गए और आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो आप जानने के लिए कि वह किस क्षेत्र में कमज़ोर है, आप क्या करेंगे, ये आप अपने ऊपर लेकर के सोच के देखिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि लिखित कार्य, ठीक है, हम बच्चों को बस लिखवा रहे हैं, क्लास में बस लिखवा रहे हैं, तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन तो सही नहीं होगा, खाली लिखवा कर ही हम बच्चों का उपचार नहीं कर सकते। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, मौखिक कार्य, ठीक है, बच्चों को खाली बुलवा कर, तो ये आपका रटंत प्रणाली पर आधारित हो जाएगा, केवल हम उससे मौखिक नहीं करवा सकते। अब उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, निदानात्मक कार्य, ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर, मतलब बच्चों में क्या चीज़ कमी है उसको हम जानकर उसका हम निदान करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, बच्चों की कमी को जानना, बच्चों की कमी को जानना ही क्या होगा दोस्तों, बच्चों की कमी को जानना ही होगा, उसको जानकर उसका निदान करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक कार्य, मतलब बच्चों में क्या कमी है ये हम पहले पूरा डिटेल में जानेंगे, फिर उसकी उस कमी का हम निदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित और ये सभी। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और उसको कहीं भी ऑप्शन में ये सभी जहाँ दिखा वो उसी पे आंख बंद करके टिक करके आ जाते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है कि ये सभी दिया है तो यही सही होगा, ठीक है, हमें ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। तो गणित का शिक्षण, गणित ही नहीं अपितु जो भी आप बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं वो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित हमें बच्चों को शिक्षण देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि गणित का शिक्षण आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षक केंद्रित हो कि ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक आधारित, मतलब केवल पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित हो यह भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए हम चलते हैं इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए,
ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन विधि का मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अब उसको ऐसे अंडरलाइन करते चलिए। ठीक है, एग्जाम में भी आप इसी प्रकार से पेडागोजी सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछेगा उसको भी आप इसी प्रकार से बनाइएगा कि इसमें देखिए क्या दिया है। सबसे पहले आप फोकस ये कीजिएगा कि देखिए किस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नहीं वाला ऑप्शन हमें कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में क्या होता है कि किस बात पर, जैसे इसमें बोला है कि ध्यान रखना चाहिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा क्योंकि उसी क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं वाला आएगा तो हम देखेंगे। फिलहाल इसमें क्या बोला है कि मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, छात्रों की रुचि का, ठीक है, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, और इनमें से किसी का नहीं। अब देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए को लिया होगा। ठीक है, छात्रों की रुचि का, ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन हमें और भी ऑप्शन में जो दिया गया है उसको भी पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, देखिए अब पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का। तो केवल पारिवारिक वातावरण को ही हम जान करके उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, मूल्यांकन साधन वैध होने का। इसका मतलब मूल्यांकन जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से उसका मूल्यांकन हो रहा है, क्या वो तरीका सही है या फिर वह तरीका सही नहीं है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, कि क्या सभी समान रूप से आके जा रहे हैं या फिर समान रूप से आके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी छात्रों का रुचि जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें छात्रों के लिए मूल्यांकन साधन को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि साधन ही अगर गलत रहेगा तो हम सही तरीके से बच्चों को नहीं आंक सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन साधन वैध होने का। मतलब जिस चीज़ का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन साधन हमें हर प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, हर प्रकार से वो वैध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए हम इसी प्रकार से देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों आज के ये क्लास हमारा ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू का ये हमारा क्लास 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्लास 1 और क्लास 2 भी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उसको जाके जरूर देखिए, उसमें भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही सभी को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। अब देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अब देखिए अंक गणित का शिक्षण बोला है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए हम हर एक ऑप्शन को समझते जाते हैं। तो अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह गणित है। जैसे आप घरेलू कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी जो है गणित हमेशा यूज होता है। जैसे आपने बच्चों को कह दिया कि बेटा जाइए वहाँ से फ्रिज से निकाल कर 5 टमाटर लाइए या फिर 5 टमाटर को काटिए। ठीक है, तो बच्चे उसको काउंट करेगा, 1 2 3 इस प्रकार से वो काउंट करेगा। मतलब घरेलू कार्य में भी हर प्रकार से गणित का यूज होता है। ठीक उसी प्रकार व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवहारिक उपयोग में भी गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप एक पढ़े लिखे को बाइक दे दिया आपने, तो वो क्या करेगा, वो अपने से अपने दिमाग से कैलकुलेट कर लेगा कि उसको कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है, और इतना किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको इतना उसको जो भी है 1 लीटर 2 लीटर का पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन में भी गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब उसके बाद व्यवसाय में भी गणित का यूज होता है और मजदूरी में भी गणित का यूज होता है। जैसे हम मजदूरी का काम कर रहे हैं तो हम उसमें खुद से एनालिसिस कर देते हैं कि हमने कितने दिन काम किया और हमें प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपए मिलेगा। तो हर क्षेत्र में गणित का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए मान लो आपने शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आपको गणित शिक्षक पढ़ाने के लिए दिया गया, तो आप अपने आप को अच्छा गणितज्ञ साबित करने के लिए इनमें से क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को खुद से रिलेट करके
बनाइएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सूत्रों को याद करने की। अब आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा बस सूत्रों को तुम याद करते चलो, तो उससे क्या आप अच्छा गणितज्ञ बन सकते हो? सूत्र को कोई भी लिख के दे सकता है, ठीक है, सूत्र को कोई भी लिख के दे सकता है। तो सूत्र को याद कराना, कभी भी याद पे, ये तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, कभी भी याद आए तो इसको आप सबसे पहले काट दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, समस्या समाधान। तो क्या एक अच्छा गणितज्ञ केवल समस्या का समाधान करेगा? बच्चों ने उसके पास जो है समस्या लेकर आया कि ये वाला क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, और एक अच्छा टीचर क्या करेगा, उसको समाधान करके दे देगा। बाकी से उसको लेना देना नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज़ से लेना देना नहीं है। बच्चे ने समस्या लेकर आया और टीचर ने उसको समाधान करके दे दिया, तो ये भी अच्छा गणितज्ञ की पहचान नहीं होगा, ठीक है। जब ये दोनों नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब उसके बाद डी में देखिए क्या दिया है, सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। मतलब एक अच्छा गणितज्ञ में क्या होना चाहिए कि वो सभी अवधारणाओं को ठीक से समझे, और अगर वो सभी अवधारणाओं को ठीक से समझ जाता है तो उसको लागू करने का भी उसको तरीका आना चाहिए, और उसके साथ ही उनमें संबंध स्थापित करने की, कि वो किस प्रकार से अवधारणा निकाल रहा है और उस अवधारणा में किस प्रकार से संबंध है, ठीक है। ये अगर कोई शिक्षक अच्छे से बता पा रहा है तो वही अच्छा गणितज्ञ कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी अवधारणा को समझने, लागू करने, उनमें संबंध स्थापित करने की, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि प्राथमिक स्तर पर, मतलब छोटे बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो प्राथमिक स्तर में आते हैं, उसको हम भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका सी टेट में, ठीक है, ये आपका सी टेट में 3 बार पूछा गया है, और ये सी जी टेट में, ये आपका सी जी टेट में, ये हो गया सीजी टेट में 1 बार पूछा गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन अभी अभी फिलहाल जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती आया था उसमें भी 1 बार पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, खास करके सीजी टेट के लिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना, उनके तर्कों को समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है सीजी टेट में या फिर शिक्षक एवं सहायक शिक्षक किसी भी भर्ती के एग्जाम में, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए, कि आपका खाली सरल पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, या फिर बाल साहित्यकारों का साहित्य, या फिर चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो देखिए बच्चा किस प्रकार से सबसे जल्दी सीखेगा, कि अगर हमने उसको सरल पाठ्य पुस्तक पकड़ा दिया तो क्या इससे बच्चा जल्दी सीखेगा? तो इससे बच्चा सीखेगा जरूर, लेकिन सरल पाठ्य पुस्तक जो है उसको जल्दी सिखाने का ये उचित मार्ग नहीं होगा। अब देखिए बाल साहित्यकारों का साहित्य, अब हम बच्चों को बाल साहित्यकार जो प्राइमरी में है उसको हम बाल साहित्यकार पढ़ा रहे हैं, तो इससे बच्चे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को वो सामने प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे उन्हीं चीज़ों से वो जल्दी सीखते हैं। अब देखिए चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, तो ये भी सही होगा, लेकिन केवल चार्ट पोस्टर से सुसज्जित अगर हमने कक्षा को सजा दिया तो ये भी तर्क हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, बच्चों के लिए, अगर बच्चा क्या होता है प्राथमिक स्तर में, उसको सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसका आसपास का वातावरण, कि उसका वातावरण के हिसाब से ही बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है। किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी चीज़ को सुनकर, प्रत्यक्ष रूप से अगर उसको देखेगा, ठीक है, तभी बच्चा जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन जो ऑप्शन ज़्यादा सही है उसी को हमें लेना है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जब किसी नवीन प्रश्नों को हल कराना हो तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा। अब देखिए जब किसी नवीन प्रश्नों को
यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि नवीन प्रश्नों को, नया प्रश्नों को अगर हमें हल कराना हो बच्चों को तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा, ये हमें ऑप्शन पे बताना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो दोस्तों अगर हमें बच्चों को अगर नवीन प्रश्न सिखाना हो तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे बच्चों के लिए आगमन विधि। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, आगमन विधि। क्योंकि देखिए अब हम आगमन विधि में हम क्या करते हैं, आगमन विधि में हम चलते हैं दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से हम चलते हैं नियम की ओर। ठीक है, हम बच्चों को पहले उदाहरण के रूप में कोई भी चीज़ प्रस्तुत करेंगे जो आसपास में हमें इजीली अवेलेबल हो, तो वो क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए एक उदाहरण का काम करेगा। पहले हम बच्चों को उदाहरण के रूप में उसको प्रत्यक्ष रूप से पहले बताएंगे, फिर उसके बारे में हम उसका नियम बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। अब देखिए इसमें एक दिया है निगमन विधि। तो निगमन विधि मतलब देखिए नी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, नियम। ठीक है, नी मतलब होता है नियम, नियम से इसमें हम चलते हैं उदाहरण की ओर। ठीक है, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका आगमन विधि को हम वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं। ठीक है, आगमन विधि को हम वैज्ञानिक विधि भी बोला जाता है। वैज्ञानिक विधि मतलब आपका नया नया खोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तो बच्चा अपने हिसाब से वो नया नया खोज करेगा। तो ये आगमन विधि को ही हम वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं। तो आपका आगमन विधि और निगमन विधि क्या होता है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। उसमें आगमन विधि और निगमन विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप वह वीडियो जाकर जरूर देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हमें छात्रों को प्रेरित करना है गणित विषय के प्रति, तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, छात्रों को कठिन अभ्यास करवाकर। सबसे पहले हमें कभी भी आया कि ड्रिल, ठीक है, अभ्यास कराना, ड्रिल कराना, ये भी चीज़ कभी हमें देखने को मिले तो ये क्या आ जाता है निगेटिव टैग वर्ड में। या फिर आप ऑप्शन से ही समझिए कि हम छात्रों को कठिन अभ्यास करा रहे हैं, उसको बस अभ्यास कराते जा रहे हैं, तो क्या इससे बच्चा प्रेरित होगा, इससे बच्चा कभी भी प्रेरित नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देकर। तो हम सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए बच्चों का जो है समझने का स्तर किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जिसको भी जिस स्तर में ज्ञान की ज़रूरत होगा उसी स्तर में हम उसको ज्ञान देंगे। ठीक है, उसी स्तर में हम उसको शिक्षा देंगे। तो सभी छात्रों को हम समान रूप से शिक्षा नहीं दे सकते। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, तो छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि हमें छात्रों में क्या है आत्मविश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। कि आपके पढ़ाने का मकसद यह होना चाहिए कि छात्रों का आत्मविश्वास हमेशा बढ़े। ठीक है, कभी भी बच्चों का आत्मविश्वास डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि बच्चों का, आपके पढ़ाने के प्रति उन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पढ़ाने के प्रति रुचि ले सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। अब देखिए हम ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन को आप समझते चलिएगा। छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। ठीक है, तो कमी हमें कभी भी बच्चों में कमी निकालना ये उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बच्चों को जो है वो प्रेरित करने का ये उचित कारण तो किसी भी प्रकार से होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए गणित में दिया है, गणित में भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं गणित में भयभीत हो जाते हैं और गणित में असफल हो जाते हैं, तो इनमें से किसको उसका कारण हम नहीं मान सकते। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, लैंगिक भेद, बी में दिया है कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना। ठीक है, तो गणित की संरचना, चलिए किसी भी प्रकार से गणित की संरचना किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो उससे बच्चा जो है भयभीत हो सकता है। ठीक है, तो इससे भयभीत हो सकता है, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं माना जा सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था कभी भी नहीं, अगर नहीं वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा।
अब देखिए ये तो हमारा होगा नहीं। अब उसके बाद प्रतीकात्मक संकेत। अब देखिए कई संकेत ऐसे भी आ जाते हैं जिससे छात्र भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने हमने बहुत सारे गणितीय तर्क में पढ़ा होगा, अल्फा डेटा ऐसे गामा वामा आता है, फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें डरना चालू हो जाते हैं। अब उसके बाद कक्ष में अनुभव, तो ये भी हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या दिया दोस्तों, लैंगिक भेद। मतलब लैंगिक भेद को हम ये नहीं कह सकते कि यह एक कारण होगा। मतलब तुम कोई लड़का हो कि तुम कोई लड़की हो, ठीक है, तो तुम्हें गणित पढ़ने में या फिर कोई भी विषय पढ़ने में कठिनाई होगी। मतलब तुम मान लो कोई बार बार गणित विषय में असफल हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि तुम लड़का हो इसीलिए बार बार असफल हो रहे हो, ठीक है। तो ये लैंगिक भेद ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, ठीक है। अब उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है ये हमें बताना है। अब देखिए उसमें भाषाई बुद्धि है, उसमें तार्किक बुद्धि है, और या फिर उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, या फिर उसके में क्या है, मनोज्ञात्मक बुद्धि है। तो देखिए गणित सीखना मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी गणित के प्रश्न को हल करने में अगर निपुण है तो हम यह कह सकते हैं कि उसकी तार्किक बुद्धि बहुत ही अच्छी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अब इनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अप्रक्षेपिक, प्रत्यक्ष अनुभव, उसका प्रक्षेपिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कभी भी हम सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री किसको मान सकते हैं, तो अगर हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, ठीक है, मतलब सामने में देख के अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो वो तो किसी भी चीज़ को वो देख करके जल्दी सीखेगा। तो सर्वाधिक प्रभावशाली क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। मतलब डायरेक्ट दिखा दो सामने में, बच्चों के सामने में रख दो तो बच्चा उससे जल्दी सीखेगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है वो आंखों देखी घटना को देख करके जल्दी सीखते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव। तो हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अब देखिए इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या हो जाएंगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। सी में दिया है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ठीक है। तो देखिए अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या है, मतलब जो प्रारंभिक में हम अंकगणित में 4 जो संक्रिया सीखते हैं वह क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, योग को हम क्या बोलते हैं, जोड़ना, ठीक है। योग को हम बोलते हैं जोड़ना, एडिशन। अब उसके बाद देखिए कई बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब पता नहीं होता और यहीं पर वो गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यवकलन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो व्यवकलन मतलब होता है घटाना, ठीक है। व्यवकलन मतलब होता है घटाना, सब्सट्रैक्शन करना। तो व्यवकलन मतलब हो जाएगा घटाना, और गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, ये गुणा नहीं है, ये गुणा है, ठीक है। तो गुणा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग मतलब होता है डिवीज़न। तो देखिए हम कभी भी अगर गणित सीखते हैं तो हमारा जो है 4 मूलभूत संक्रियाएं प्रारंभिक में क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग ही सीखते हैं। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हो जाएंगी, आपका ऑप्शन नंबर डी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों पेडागोजी सेक्शन ही ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो उसके आधार पे आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है। अब देखिए हम प्राथमिक स्तर, ठीक है, पहले क्या बोला है, प्राथमिक स्तर में क्षेत्रफल की अवधारणा को हमें समझाना है और उसको हमें शुरुआत किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके या फिर क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, या फिर बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले निगेटिव टैग वर्ड को काटते हैं। हमें कभी भी बच्चों को अभ्यास जो है ड्रिल नहीं करवाना है,
उसका देखिए क्या दिया है, क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके खाली हमें बस फॉर्मूला बता दिया और बच्चे सीख गए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके। तो केवल लंबाई चौड़ाई को हमने अगर बता दिया तो उससे जो है क्षेत्रफल नहीं सीख सकता। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि इसमें प्राथमिक स्तर पर बोला है और प्राथमिक स्तर के बच्चों को लंबाई चौड़ाई को समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से देखेगा नहीं। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, नोटबुक हो गया, ये आपका इस प्रकार से कुछ नोटबुक रहेगा। ठीक है, या फिर आपका पाठ्य पुस्तक रहेगा, पाठ्य पुस्तक भी इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेंसिल बॉक्स भी कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आदि मतलब जो आसपास के जो वस्तु रहेगा उसके क्षेत्रफल की हम तुलना करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जैसे कि बच्चे जो है वो देख के बहुत जल्दी सीखते हैं, जैसे हमने उसको बता दिया, उसको हमने पहले बुक का ही एग्जांपल दिया, जो चीज़ आसपास में इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि उसका कंपास बॉक्स हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया और ये पुस्तक वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपका पुस्तक जो है वो इस प्रकार से होता है, इसके 4 कोने होते हैं, इसको दोस्तों इसको बच्चों चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका हम लंबाई बताएंगे, चौड़ाई बताएंगे। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो देख के काफ़ी जल्दी से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसी के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, तो हमें कभी भी ऐसा किसी को बोलना नहीं है कि गणित जो है वो कठिन विषय है। ठीक है, गणित जो है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विषय है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि किसी एक जेंडर को लेके हमने कह दिया कि ये गणित में कमज़ोर होते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हर कोई गणित सीख सकता है, ये आपके क्या है दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड हम बोलते हैं ना हमेशा, बी पॉजिटिव, हम हमेशा बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम हर किसी को यह बोलेंगे कि बेटा हर कोई गणित सीख सकता है, इससे क्या होगा, बच्चों में जो है वो सीखने की इच्छा और जागृत होगा। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो केवल वाला हमें कभी भी दिखा और ये अभ्यास दिखा तो इसको हमें सबसे पहले काट देना है। तो देखिए ए बी और डी आपका ऑप्शन जो है पहले से ही कट गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा हमें पॉजिटिव सीखना है। तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें गणित क्या, दुनिया का हर एक सब्जेक्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना है, तो उसका पढ़ाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अब देखिए ये आपका विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका सी टेट में भी पूछा गया है, ये आपका सी टेट में भी पूछा गया है और ये आपका सी जी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका सी जी टेट में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन विवादित है। इसमें देखिए कई बच्चे क्या लेते हैं, मनोरंजन एवं खेल संबंधी को, ये तो रटने वाला तो होगा नहीं। अब उसके बाद कई बच्चे लेते हैं आगमन विधि को। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हमें छोटी कक्षा के बच्चों को गणित सिखाना है, ठीक है, छोटी कक्षा के बच्चों को हमें गणित सिखाना है, तो देखिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी हम छोटे छोटे बच्चों को मनोरंजन एवं खेल के माध्यम से गणित को काफ़ी अच्छे से सिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें ए और सी में चूंकि विवादित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, आगमन विधि। आगमन विधि मतलब क्या होता है, उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं, कि हम बच्चों को पहले उदाहरण के रूप में किसी चीज़ को दिखा दिए, फिर उसके बाद ही हम बच्चों को जो है नियम बताएंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनोरंजन एवं खेल संबंधी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि देखिए छोटी कक्षाओं में हम मनोरंजन के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाते हैं, खेल कूद के माध्यम से अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे क्या है खेल कूद के माध्यम से गणित को काफ़ी जल्दी से सीखेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखा तो इसमें आपको आंसर सी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, गणित सीखने के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है, श्रव्य, दृश्य, चाक एवं बातचीत और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्य। मतलब गणित सीखने के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री क्या है? दृश्य होगा। मतलब जो चीज़ दिखाई देता है वही चीज़ क्या होगा, उसका प्रत्यक्ष के दायरे में आता है। जो चीज़ को हम देख रहे हैं तो देख के ही हम उसको काफ़ी जल्दी से सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि। अब देखिए सामान्यतः क्वेश्चन में अगर दिया है कि गणित सीखना कठिन है, वैसे गणित सीखना तो कठिन होगा नहीं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया है तो इनमें से क्या कारण हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इससे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हमें इसका आंसर डायरेक्ट नहीं पता तो हम सबसे पहले इसका नेगेटिव चीज़ को निकालते जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा तो हम कह नहीं सकते, गणित के काफ़ी अच्छे अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। अब उसके बाद देखिए शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। अब हम शिक्षण पद्धति पर ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि शिक्षण पद्धति ही त्रुटिपूर्ण है इसीलिए बच्चे गणित को कठिन मानते हैं, यह ऑप्शन भी होगा नहीं। अब देखिए बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तो बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते ये हमें नहीं बताना, हमारा काम है कि बच्चों में इंटरेस्ट लाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है। अब बच्चे इसको कठिन क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि गणित की प्रकृति क्या है, मूलतः अमूर्त है। देखिए हमें आसान क्या चीज़ लगता है, ज़्यादातर हम मूर्त रूप को देखकर ही अमूर्त में जाते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से, अगर वो मूर्त रूप में है तभी उसको समझने में काफ़ी आसानी होता है। लेकिन गणित क्या होता है, सामान्यतः ये अमूर्त रूप में होता है। जैसे कि हमने बच्चों को बता दिया कि बेटा ये जो है ये आपका बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है या फिर संतरा है या फिर सेब है, ये जो है वो गोल होता है। अब बच्चे ने देखा कि ये गोल है, ये हमारा सेब है, ये खाने की चीज़ है। ठीक है, तो मूर्त रूप मतलब क्या हो गया, इसको देख करके वो सीख रहा है। तो कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तभी काफ़ी जल्दी से सीखते हैं। लेकिन देखिए सामान्यतः क्या है, गणित की प्रकृति अमूर्त है। अब देखिए ये तो है गोल, अब हम बच्चों को अगर इसी में सिखाएंगे कि ये गोल है, इसको हम बोलते हैं वृत्त, इसका कोई परिधि होता है, इसका कोई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, बच्चे जो है इससे इंटरेस्ट लेना जो है वो बंद कर देगा। मतलब ये मूर्त से ये अमूर्त रूप में आ गया। ठीक है, मतलब इसमें जो भी सूत्र वगैरह होते हैं वो प्रकृति में अमूर्त रूप से होते हैं, जिसको हमें याद करना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चे जो है वो गणित को कठिन समझना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दिया है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। अब देखिए अगर कोई बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो इनमें से किस गुण का जो है वो उस बच्चे में विकास होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अगर कोई बच्चा बार बार अध्ययन कर रहा है तो उसमें आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मनिर्भरता का विकास होगा, या फिर तार्किक सोच का विकास होगा, या फिर ये तीनों होगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई बच्चा काफ़ी अच्छे से गणित सीख रहा है, ठीक है, जो है अध्ययन को काफ़ी अच्छे से कर पा रहा है, तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि तो होगी ही होगी। ठीक है, आत्मविश्वास का विकास होगा और बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। इसी के साथ साथ बच्चों में तार्किक सोच का विकास भी होगा। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं हमारा आखिरी एवं अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। अब देखिए दोस्तों इसका पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा एवं अभ्यास द्वारा। अब देखिए हर जगह आपको पढ़ाया जाता है कि हमें बच्चों से ड्रिल नहीं करवाना, बार बार अभ्यास नहीं करवाना, लेकिन इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका राइट आंसर अभ्यास क्यों होगा। अब देखिए हमें गणितीय गणना में गति प्राप्त करना है, बच्चे को गणितीय गणना करना आता है, अब उसको चाहिए उसमें गति, बच्चों को चाहिए उसमें स्पीड।
तो देखिए, हम बच्चों को हर चीज़ को जो है वो चर्चा के विषय के द्वारा या फिर वाद विवाद के द्वारा पूछ नहीं सकते, ठीक है। हर चीज़ को हम बच्चे से वाद विवाद करके नहीं जान सकते, और या फिर हम बच्चों को खाली मौखिक कार्य देकर ही उसके बारे में हर चीज़ को नहीं जान सकते। मतलब बोल बोल कर ही हम बच्चों को खाली बुलवा बुलवा कर ही बच्चों के गणितीय गणना में गति प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर हम उसको बार बार बुलवा कर भी प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर बार बार लिखवा कर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं ही आपको बोल दूं कि आप जो है 10 का टेबल को बार बार पढ़िए या फिर बार बार लिखिए, ठीक है, बार बार उसको बोलिए या फिर उसको बार बार लिखिए, तो ये क्या होगा, गणितीय गणना करने का ये सही तरीका नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें गणितीय गणना में गति प्राप्त करना हो तो हम उसका हम करेंगे बार बार अभ्यास। आप भी जैसे गणित बनाते हो, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हो, फिर उसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन लेते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप कई क्वेश्चन लेके आप क्या करते हो, उसका अभ्यास करते हो। तो ये अभ्यास करने का मतलब क्या है कि गणितीय गणना में गति प्राप्त मतलब आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इसमें बढ़ेगा आपका स्पीड। अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो उसमें क्या होगा, आप उस क्षेत्र के गणित को किस प्रकार से बना सकते हो, उसमें आपका बढ़ेगा स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप दूसरे बच्चों को भी हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपका मैथ्स का, ठीक है, आपका मैथ्स का न्यूमेरिकल सेक्शन को हमने कंप्लीट करा दिया है। मैथ्स का न्यूमेरिकल सेक्शन को कंप्लीट करा दिया है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक टॉपिक को उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। तो उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर सभी टॉपिक को ध्यान से एनालिसिस कीजिए, सभी को अच्छे से नोट्स बनाइए, और इस सभी का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।